बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम बात करेंगे अबाउट द पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट हिस्ट्री को हमने पिछली वीडियो में जनरली डिस्कस किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एक डॉक्टर पेशेंट से पूछता है। हिस्ट्री टेकिंग 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है जिसे सोप कहा जाता है। इसमें सबसे पहले डेमोग्राफिक डेटा आता है जिसमें आप पेशेंट से पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका जेंडर क्या है और वो क्या काम करता है। इसके बाद जो सोप का पहला पार्ट है यानी सब्जेक्टिव, इसमें आप पेशेंट से पूछते हैं कि वो क्यों आया है, किस कंप्लेन के साथ आया है, उसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या वो इस कंडीशन के लिए कोई मेडिकेशन ले रहा है, उसकी सोशल और फैमिली हिस्ट्री क्या है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें हम पेशेंट से पूछते हैं कि उसे पेन कब होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो कंटिन्यूस पेन होता है या इंटरमिटेंट होता है, पेन का नेचर क्या है, डल है, इचिंग है, शार्प है या शूटिंग पेन है। इसके बाद हम पेन को एक स्केल पर मेजर करते हैं और पेन को नंबरिंग देते हैं 1 से लेकर 10 तक। इसके बाद गेट असेसमेंट और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और फिर असेसमेंट होती है और उस कंडीशन को डायग्नोस किया जाता है। लास्ट में प्लान ऑफ केयर होता है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट को मैनुअल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, फिजिकल एक्सरसाइज या इलेक्ट्रोथेरेपी की। अब आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो कि इन चारों स्टेप्स में से पूछे जाते हैं। इन स्टेप्स में से किए जाने वाले हर एक क्वेश्चंस का अपना एक मतलब होता है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पेशेंट्स एज एंड सेक्स, यानी पेशेंट का एज क्या है और उसका जेंडर क्या है। और ये इसलिए पूछा जाता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि डिफरेंट एज के लोगों को इफेक्ट करती है, जैसे लिपरतीस डिजीज़ या शोयोमान्स डिजीज़। ये वो डिजीज़ है जो कि एडोलेसेंट या टीनेजर को इफेक्ट करती है। और अगर हम ओल्डर पॉपुलेशन में देखें तो उनमें डिजेनरेटिव कंडीशंस होती है जैसा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। शोल्डर इम्पेंजमेंट यंग लोगों में देखने को मिलता है जिनकी एज 15 से 35 तक होती है। इसी तरह से कुछ ऐसी कंडीशन भी है जो कि जेंडर के हिसाब से लोगों को इफेक्ट करती हैं, जैसा कि प्रोस्टेट और ब्लैडर कैंसर मेल्स को होता है और फीमेल्स को सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस भी है जो कि वाइट पीपल में कॉमन है। दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ द पेशेंट्स ऑक्यूपेशन, यानी पेशेंट क्या जॉब करता है। ये इसलिए पूछा जाता है कि मालूम किया जाए कि पेशेंट क्या काम करता है, काम के दौरान उसका बॉडी पोस्चर कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक लेबर के मसल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एक सेडेंटरी वर्कर से। इसी स्ट्रांग मसल का फायदा ये होता है कि लेबर वर्कर में मसल स्ट्रेन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इंजरी होने के चांसेस लेबर्स को ज्यादा होते हैं। इसी तरह से ऑफिस में काम करने वालों को खराब पोस्चर होने की वजह से स्पाइनल कर्व के मसले बहुत आते हैं। तीसरे नंबर पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द पेशेंट कम फॉर हेल्प। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट इलनेस क्या है या उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है। हिस्ट्री टेकिंग का ये पार्ट पेशेंट को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी कंडीशन को अपने ही वर्ड्स में बयान करे। ये पार्ट क्लिनिशियन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट फंक्शनली क्या करना चाह रहा है और वो क्या क्या नहीं कर पाता और पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। फोर्थ नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है वाज देयर एनी इनसाइटिंग ट्रॉमा और रिपीटेटिव एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एंड वर देयर एनी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम पूछते हैं कि इस पेशेंट को कोई माइक्रो ट्रॉमा यानी एक्सीडेंट वगैरह या इसे कोई माइक्रो ट्रॉमा यानी रिपीटेटिव एक्टिविटी की है जिसकी वजह से ये इंजरी हुई है। आसान लफ्जों में अगर हम कहें तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम ये पूछते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है और इसके कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर यानी फैमिली में या इस तरह के कुछ फैक्टर्स पहले से मौजूद थे जिसकी वजह से ये इंजरी हुई है। ये क्वेश्चन इसलिए किया जाता है कि इससे अंदाज़ा हो जाए कि ये इंजरी कैसे हुई है, क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने में मैकेनिज्म ऑफ इंजरी बहुत डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को इंजरी एक कार एक्सीडेंट में हुई है तो फॉर एग्जांपल वो पेशेंट ड्राइवर था या पैसेंजर था। क्या एक्सीडेंट का काज वो खुद बना, एक्सीडेंट में कार का कौन सा पार्ट हिट हुआ, कार कितने ज़्यादा स्पीड से जा रहा था, क्या पेशेंट ने सीट बेल्ट बांधा था। जब एग्जामिनर इस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के बारे में पूछता हो तो एग्जामिनर को ये डिटरमाइन करना चाहिए कि जिस फोर्स से उस पेशेंट को इंजरी हुई है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन क्या था और उस पे फोर्स किस तरह से लगी है।
पेशेंट को केयरफुली सुनने के बाद एग्जामिनर ये डिटरमाइन करता है कि पेशेंट की बॉडी का कौन सा स्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ है और मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या था। फॉर एग्जांपल, आमतौर पर शोल्डर की इंटीरियर डिसलोकेशन तब होती है कि जब शोल्डर एबडक्टेड हो और लेटरली रोटेट हो जाए और अपनी रेंज ऑफ मोशन को एक्सीड कर जाए, यानी अपनी रेंज ऑफ मोशन से ज़्यादा लेटरली रोटेट हो जाए, तो इससे शोल्डर की इंटीरियर डिसलोकेशन होती है। इसी तरह से टेरेबल ट्रेड यानी इंजरी टू द नी, जिसमें मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और मीडियल मेनिस्कस इफेक्ट होती है। ये इंजरीज आपको तब होती है कि जब आपकी नी फ्लेक्स हो, फुल बॉडी का वेट आपकी नीज पर हो और फुट भी फ्लेक्स्ड हो, और इसी पोजीशन में आपकी नीज के लेटरल साइड पे कोई ब्लो, कोई फोर्स लग जाए, तो इससे आपके नी के ये वाले स्ट्रक्चर इफेक्ट होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। इसके अलावा एग्जामिनर ये भी डिटरमाइन करता है कि इस इंजरी के कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स थे, अनयूजुअल थे या कोई न्यू फैक्टर्स थे, जैसा कि सस्टेन पोस्चर, रिपीटेटिव एक्टिविटीज़, जनरल हेल्थ, फैमिलीज और जेनेटिक प्रॉब्लम्स। नंबर 5 पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, वाज द ऑनसेट ऑफ द प्रॉब्लम स्लो और सडन। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि अंदाज़ा हो जाए कि ये पेशेंट की जो कंडीशन है पहले इंसाइडस थी, यानी पेशेंट ने परवाह नहीं की या उसको एहसास ही नहीं हुआ, माइल्ड थी, इची थी और फिर उसके बाद एक कंटिन्यूस पेन में कन्वर्ट हो गई, या इसके कोई स्पेसिफिक एपिसोड थे जिसके थ्रू बॉडी का ये पार्ट इंजर्ड हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, वेयर आर द सिम्टम्स दैट बॉदर द पेशेंट, यानी सिम्टम्स आपको बॉडी में कहाँ पे फील हो रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो पेशेंट से कहें कि उसी जगह पे हाथ रखें या उस जगह को पॉइंट आउट करें जहाँ पे उनको पेन फील हो रहा है। कहीं डोमिनेंट साइड तो इफेक्ट नहीं है, अगर डोमिनेंट साइड इफेक्ट है तो फिर फंक्शनल लिमिटेशन ज़्यादा होगी। The next question is, where is the pain or the symptoms when the patient first had the complaint? इसका मतलब यह है कि पेशेंट जिस कंप्लेंट के साथ आया है उससे पेन और सिम्टम्स बॉडी के किस पार्ट पे सबसे पहले फील हुए। पेन एक सब्जेक्टिव फीलिंग्स है और इसके मैनिफेस्टेशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। पेन के सब्जेक्टिव होने का मतलब ये है कि जो पेन को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता और सिर्फ वही इंडिविजुअल फील कर सकता है। अगर पेन या सिम्टम्स की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता या कोई एक खास पोस्चर मेंटेन नहीं कर सकता, तो ऐसे सिम्टम्स को सिवियर कहा जाता है। और अगर पेन या सिम्टम्स मूवमेंट से मजीद वर्स होते जाएं या किसी एक पोजीशन को आप ज़्यादा देर के लिए मेंटेन रखें और इससे आपका पेन और सिम्टम्स मजीद वर्स हो जाएं, तो ऐसे सिम्टम्स को इरिटेबल कहा जाता है। पेन 2 टाइप का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट पेन ये एक न्यू पेन होता है जो सिवियर होता है, कंटिन्यूस होता है और आपको एक्टिविटीज से डिसेबल भी करता है और एक सफिशिएंट क्वालिटी या एक खास ड्यूरेशन का होता है। इसी तरह एक्यूट इंजरीज ज़्यादा इरिटेबल होती है, जैसे ही आप थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं या थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं तो इससे आपको सिम्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ तक कि एक्टिविटी या मूवमेंट स्टॉप करने के बाद भी आपको पेन रहता है। क्रॉनिक पेन ये ज़्यादा एग्रीवेटिंग होता है और इंटेंस नहीं होता क्योंकि पेशेंट को पहले से एक्सपीरियंस हुआ होता है और कई केसेस में पेशेंट को पता होता है कि इसके साथ कैसे डील करना है। एक्यूट पेन के साथ एंजाइटी आती है जबकि क्रॉनिक पेन के साथ डिप्रेशन होता है। The next question is, what are the exact movement or activities that cause pain? कि कौन सा वो exact movement है या वो एक्टिविटी है जिसकी वजह से पेन काज होता है। क्या एक्टिविटी को स्टॉप करने से पेन सेम रहता है या कम हो जाता है, या वो प्रीवियस लेवल में आने के लिए कितना टाइम लेता है, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पेन एग्रीवेट होता है या रिलीफ होता है, क्या एक्टिविटीज करने से पेन के इंटेंसिटी में कोई कमी आती है। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाता है कि जॉइंट में कितनी इरिटेबिलिटी है और इससे एग्जामिनर को ये भी आइडिया हो जाता है कि आया ये पेन जो है मस्कुलोस्केलेटल है या मैकेनिकल पेन है और या सिस्टमेटिक पेन है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, हाउ लॉन्ग हैज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, यानी उस कंडीशन की सिम्टम्स की ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी क्या है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद एग्जामिनर ये डिटरमाइन करता है कि आया ये पेन एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रॉनिक है या एक्यूट अनक्रॉनिक है। इससे एग्जामिनर को ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट की पेन की तरफ कितनी टॉलरेंस है, यानी वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। जनरली एक्यूट कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जो कि 7 to 10 डेज तक रहती है। सब एक्यूट वो कंडीशंस होती है जो कि 10 डेज से लेकर 7 वीक्स तक होती है।
और जो कंडीशन 7 वीक से ज़्यादा एग्जिस्ट करे वो क्रोनिक कंडीशंस होती है। और एक्यूट अनक्रॉनिक केसेस ये वो केसेस होती हैं जिसमें आपका एक इंजर्ड टिश्यू दोबारा से इंजर्ड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज़ द कंडीशन अकर्ड बिफोर, मतलब कि ये कंडीशन आपको पहले भी हुई थी। अगर हुई थी तो उसका ऑनसेट और ड्यूरेशन क्या था, बॉडी के किस जगह पे आपको ये कंडीशन हुई थी और क्या इसके सिम्टम्स रेडिएट कर रहे थे। अगर पेशेंट पहले इस कंडीशन से रिकवर हो चुका है तो उसकी रिकवरी कितने टाइम में हुई थी, कौन से ट्रीटमेंट से उसके सिम्टम्स रिलीफ हुए थे, क्या ये जो प्रेजेंट कंडीशन है ये भी उसी प्रीवियस कंडीशन की तरह है या उससे डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो किस तरह से डिफरेंट है। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद एग्जामिनर ये डिटरमाइन करता है कि इंजरी की लोकेशन क्या है और उसकी सिवियरिटी कितनी है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हैज़ देयर बीन एन इंजरी टू अनदर पार्ट ऑफ द काइनेटिक चेन एज वेल, मतलब कि इस कंडीशन के साथ आपके काइनेटिक चेन में किसी दूसरे पार्ट में कोई इंजरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फुट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके नी पे भी प्रॉब्लम काज करता है, आपके हिप पे भी करता है, आपके पेल्विक पे भी करता है और आपके स्पाइनल कार्ड पे भी प्रॉब्लम काज करता है। इसी तरह अगर आपके एल्बो में प्रॉब्लम है तो वो आपके शोल्डर को भी इफेक्ट करता है, आपके हिप के प्रॉब्लम आपके नी पे भी प्रॉब्लम काज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी ऑफ पेन और अदर सिम्टम्स इंक्रीजिंग, मतलब ये कि क्या पेशेंट की कंडीशन मजीद वर्स होती जा रही है